वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह वीडियो पार्ट 44 IPC BNS सीरीज का पार्ट 3 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक, स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं। उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं, आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी ज़रूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का YouTube के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है, ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है। पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा।
हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिसिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। और आपको अगर किसी भी तरह की असुविधा होती है तो हम लोग हैं, या आप मुझे कॉल कर लीजिए। हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू चला रहे हैं, इस बार दे भी रहे हैं। ऑफलाइन सेशन भी हमारे यहाँ है, नॉमिनल चार्ज पे ऑफलाइन सेशन अवेलेबल है। ऑनलाइन सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया के सिद्धांतों पे आईपीसी में कोई ऐसा प्रोविजन है या नहीं? है सर। सेक्शन 86 है सर। और 87? हाँ 87। That is 87. Yes sir. डॉक्टर्स जो ऑपरेशन करते और कंसेंट फॉर्म भरवाते वो कौन से प्रोविजन में दिया हुआ? सर वो सारे केसेस सेक्शन 87 से कवर होंगे सर। 87 तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया में, वो 88 में है। Yes sir. So act and for person's benefit. Yes. Without in good faith, without intention of causing death. Sorry sir, 88 है सर। कंसेंट किस तरह का होना चाहिए? कंसेंट अंडर फियर और मिसकंसेप्शन इज नो कंसेंट। Yes sir. What is consent? Sir,
agree to when a person agrees to suffer the harm. So that is consent. That is consent has been given to suffer harm. I am asking what is consent? Per- Permission. Yes. लिख लीजिए इसे. Consent is an act of reason consent is an act of reason, Yes, sir. comma, and active will in the mind an active will in the mind to permit the doing of a thing or Yes, sir. the knowledge of what is to be done. Okay, sir. Yes, sir. Somebody gives you consent into helpless situation. Will that amount consent or not? Sir, I didn't hear the question, sir. Somebody gives consent into a helpless situation. Will that amount consent or not? A consent given into a helpless situation, he has no option except to give consent. Whether such a consent is a fair consent or not. Sir, it is not a fair consent. Consent under misconception of fact or fear or injury is no consent at all. कौन से सेक्शन में दिया हुआ? 90. अब कंसेंट से इतना ही, कंसेंट को ज्यादा नहीं करना. अब सीधे हम लोग आ जाएंगे थेफ्ट में. मॉर्निंग में हम लोग बातें कर रहे थे. थेफ्ट से पहले कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर कर लेता हूँ. नहीं सर, वो नहीं किए, थेफ्ट करते हैं सर. अच्छा, थेफ्ट करता है. ठीक है, थेफ्ट कर लो. उसके बाद ह्यूमन लाइफ और ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वाला कर ले. थेफ्ट का इंग्रेडिएंट बताइए. सर, थेफ्ट का इंग्रेडिएंट है आपका डिसऑनर, मूवेबल प्रॉपर्टी, possession with consent, और there has to be some taking of the property. और ये सारे ingredients section 378 में. What is difference between extortion and theft? सर, पहला डिफरेंस तो ये है कि थेफ्ट में कोई कंसेंट नहीं. So the first difference is that in theft there is no consent, but in case of extortion consent is there, but such consent has been obtained unlawfully. By wrongful means. Wrongful means. Theft is against movable property. Extortion can be against immovable property as well. So in theft there is no element of fear, but in extortion there is an element of fear. And in theft there is no delivery of the property, but in extortion, sir, the person is put under fear or an injury and the property is delivered in pursuance of it. Correct. What is difference between extortion and robbery? Sir, in case of robbery, there is the fear of instant hurt, instant death, or instant wrongful restraint. Instant. Yeah, extortion में the fear is not instant. What is difference between robbery and डकैती? Sir, dacoity is an aggregated form of robbery when it is committed by 5 or more persons
it becomes the guide. आप रेलवे स्टेशन पे गए, किसी को 10 रुपए का नोट दिया प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए, Yes, sir. वो आपका 10 रुपए का नोट लेके भाग जाता है। इज दैट थेफ्ट और एक्सटॉर्शन? सर ये थेफ्ट होगा, एक्सटॉर्शन नहीं होगा। थेफ्ट और मैं थेफ्ट या एक्सटॉर्शन बोल दिया। इज दैट थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? सर दैट वुड बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वहाँ पोजीशन चेंज, आप वहीं मौजूद हैं और आपके सामने हैं, तो विल दैट बी हैंडिंग ओवर? विल सर हम थॉमसन के केस में इसको माना गया थेफ्ट। इट वाज कंसिडर्ड एज थेफ्ट बिकॉज you still continue to be in possession. Into criminal breach of trust, possession has to be handed over to the person with the trust. Since अगर आप अपने ऑफिस में होते और अपने किसी स्टाफ को पैसे देते, कहते जाओ टिकट लेके आओ, और वो लेके नहीं आता, तब वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। लेकिन वहीं पे आप मौजूद हैं, तो पोजीशन द इन ट्रू सेंस देयर हैज नॉट बीन प्रॉपर हैंडिंग ओवर। So since there it has not been proper handing over, so this amounts theft. It's not criminal breach of trust. ये theft, extortion, robbery. What is the gist? What is the most essential element into offenses against property? dishonest intention, sir. Yes. What is criminal misappropriation? Sir, criminal misappropriation ki whenever a person dishonestly misappropriates or converts a movable property into his own use, he is said to commit criminal misappropriation of property, and this is contained in section 403 of IPC. डेड बॉडी कोई है और डेड बॉडी के गले में एक सोने की चेन है, कोई जा रहा है और डेड बॉडी के गले से सोने की चेन निकाल लिया उसने, तो इज इट थेफ्ट और इट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और व्हाट? Sir, it is not theft. It would be misappropriation of property. सेक्शन 404. Four. What is difference between theft and criminal misappropriation? Sir, in theft, first, in theft, dishonest intention is from the very inception. But in misappropriation of property, dishonest intention becomes after acquiring that, after getting the possession of that property. And in theft, possession is taken from that person. But in misappropriation of property, he is in the possession of the he is in the possession of He the property. is put into the possession. What is the time when the offense of criminal breach of trust is committed? When dishonest intention appears or when it is converted to one's own use? Sir, when it is converted to one's own use. Are you sure? No, sir, it is when dishonest intention appears. Because dishonest intention is the gist of the offense. Yes.
जेम देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था. द मोमेंट देयर appears dishonest intention, the offense is committed. ये हम लोगों ने डिफरेंस किया थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का. नहीं सर, थेफ्ट और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का किया. अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? Sir, theft is with respect to movable property. Breach of trust can be with respect to movable or immovable property. Correct. In breach of trust, sir, when a person is entrusted with the property, and in theft, the Person property. taken away by the. In theft, the property is taken away. Yes, sir. चीटिंग का क्या डेफिनेशन है? सर, चीटिंग होता है कि सर वो याद नहीं है हमको अभी. चीटिंग किया है नहीं किया है? क्या था सर? थोड़ा सर पढ़ दीजिए 415. Yes, sir. Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat. तो besides dishonest intention, what is the gist of offense of cheating? Deception. Yes, deceit. Yes, sir. Apart from dishonest intention, deceit is also the key element into the cheating. Yes, sir. A case may appear to be into the nature of civil dispute, and a person also can be prosecuted for cheating. So what is the boundary line that a case is of civil dispute or a person has cheated? Dishonest intention, sir. Yes, if the and dishonest intention must be since very beginning. So that differentiate the civil liability, that explains the criminal liability and civil liability. What is difference between criminal misappropriation and cheating? Sir, in criminal misappropriation, the person is entrusted with the property. Criminal Please. misappropriation. No, sir. So, the element of deceit is absent in criminal misappropriation. Yes. Secondly, sir, and क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में ये खुद भी बना सकते हैं. नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में? मूवेबल होता है सर. चीटिंग में दोनों ही हो सकता है. कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है. क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में ऑफेंडर इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और चीटिंग में द विक्टिम इज इंड्यूस्ड टू डिलीवर द प्रॉपर्टी. Yes, sir. Induced. What is mischief? So, mischief would be any act which is done to cause damage to in property or injury to the public. Section 425. what is criminal trespass? The criminal trespass is entering upon the land or doing anything with an intent to commit an offense or insult or annoy the person in possession of the property.
What is house trespass? सर हाउस ट्रेसपास तो नहीं किया सर. सेक्शन 442 पढ़िए. 441 is criminal trespass. Yes sir. 442 is house trespass. Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass. हाँ. तो क्रिमिनल ट्रेसपास अगर किसी ड्वेलिंग हाउस में हो तो कैन डेट बी हाउस ट्रेसपास? Yes sir. और हाउस ट्रेसपास को 3 कैटेगरी में रखा गया. लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट एंड हाउस ब्रेकिंग. Yes sir. 443, 444, 445. Yes sir. हाउस ब्रेकिंग तो क्लियर है, तोड़ के घुस गया. व्हाट इज लर्किंग हाउस ट्रेसपास? प्रिकॉशन टू कंसील. पढ़िए 443. Whoever commits house trespass having taken precaution to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass is said to commit lurking house trespass. और लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज. Sunrise. एंड हाउस ब्रेकिंग अपरेंट है हाउस ब्रेकिंग. फॉर्जरी किया या नहीं किया? Yes, sir. 463 में forgery. हाँ. डेट इज मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट कर सकते हैं हाँ, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी है. हाँ. With an intention to deceive and cause damage or injury to the public or to anyone. यस यस. और उसके बाद हम लोग किडनैपिंग एब्डक्शन किया है. नहीं सर वो नहीं किया है. किडनैपिंग एब्डक्शन और आईपीसी में क्या तैयार किया है? और सर 498 है. हाँ सर वो कर सकते हैं. व्हाट इज क्रुएल्टी? Sir, cruelty has been, as per the explanation of section 498A, means any willful conduct which is of such nature so as to drive a woman to cause injury to her eye, leg, or health, or to such harassment to meet any unlawful demand, or if she or harassment on refusal to meet such unlawful demand. डेट इज क्रुएल्टी. तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ 498A में. और न्यू वाले में 86 में. व्हाट इज इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 304B? Sir, first of all, death of a married woman should have taken place due to burns or bodily injury or under circumstances otherwise not natural. Otherwise, circumstances which are not natural. Death of a married woman within 7 years of marriage. She was subjected to harassment or cruelty by her husband or his relatives in connection with the demand for dowry, and such harassment or cruelty was soon before her death. यस. इन लॉज दहेज के लिए परेशान कर रहे थे. उन्होंने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी. ब्राइड जल के मर गई. यह क्या होगा, 302 या 304B? दोनों ही हो सकता है सर. यस. बिकॉज ये पेट्रोल छिड़का और आग लगाई तो कॉजा कॉजन. डेथ इज द रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्ट. डायरेक्ट. Yes. And since it has been caused in connection with demand of dowry, तो दोनों चार्जेस फ्रेम होंगे. 302 and 304B both. ये अगर
क्या प्रॉक्सिमिटी टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है डॉरी डेथ वाले केसेज में? क्या हो सकता है सर? क्या अगर प्रॉक्सिमिटी टेस्ट करेंगे तो अगर मान लीजिए कि किसी महिला को दहेज के लिए परेशान किया गया, कमेंट किया गया और उसने 2 महीने के बाद सुसाइड कर लिया, तंग आकर सुसाइड, he committed suicide after 2 months from the date of demand of dowry. Death has taken place within 7 years of marriage. तो क्या यह डॉरी डेथ होगा या नहीं होगा? होगा सर। अगर प्रॉक्सिमिटी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं तो फिर soon the word has been written soon before her death. तो what is the true meaning of soon before her death? इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं हो सकता। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट लगाएंगे तो सून होना चाहिए, तो proximity test is not applicable. It depends upon fact and circumstances of the case. Yes sir. तो जो प्रिजम्पशन है 113A एविडेंस एक्ट का और 113B अबेटिंग ए मैरिड वुमेन टू कमिट सुसाइड Yes sir. एंड डॉरी, अगर इसने ससुराल वालों ने मारा नहीं है, महिला ने सुसाइड कर लिया, तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड होगा या डॉरी डेथ होगा? सर उसने खुद ही सुसाइड कर लिया, तो अब पेट में तो नहीं होगा ना, और डाउरी डेथ भी नहीं होगा। तो क्या होगा? दहेज की डिमांड हुई 7 इयर्स के अंतर्गत दहेज, तो क्या होगा ये? डाउरी डेथ ही होगा सर। I just explained. Whenever dowry is involved, Yes sir. number 1, dowry is involved. Number 2, death is within 7 years of marriage. And, Yes, sir. and number 3, death is unnatural. Yes sir. So, if there can be no dowry death unless dowry is demanded. Unless there can be no dowry death unless there is connection of dowry. अगर मान लीजिए इसी उदाहरण के कोई महिला अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा और उस कारण से उसकी जिससे शादी हुई थी उस पहली बीवी ने सुसाइड कर लिया, विल दैट बी डॉरी डेथ? अगर सर उनका, हाँ वो अबेटमेंट टू सुसाइड हो जाएगा, हाँ सर। लेकिन चूंकि उसमें डॉरी का एंगल नहीं है। यस सर। अगर महिला ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड की वजह डॉरी है, सुसाइड की वजह क्रुएल्टी और हरासमेंट के कारण किया और क्रुएल्टी और हरासमेंट की वजह डॉरी है, देन इट वुड अमाउंट डॉरी डेथ। यस सर। अगर क्रुएल्टी और हरासमेंट का वजह डॉरी नहीं है, कुछ और चीजें जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसे हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है, husband is unemployed and the woman committed suicide due to unemployment of husband, तो ये क्या ऑफेंस होगा?
तो सर ये डाउरी डेथ तो नहीं होगा, अबेटमेंट भी तो नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। हाँ तो अब नाउ ये डायलॉग सिर्फ याद रखना है की पॉइंट फार्मूला के तौर पर। घुमाए फिराए एप्लीकेशन बेस कोई भी क्वेश्चन पूछ, अनलेस देयर इज डॉरी एंगल इट कैन नॉट बी डॉरी डेथ। अगर महिला की डेथ 8वें साल में होती है डॉरी डिमांड के कारण, वो सुसाइड कर लेती है। यस सर। शादी के 8वें साल में, नॉट विद इन 7 ईयर। 7 ईयर्स के बाद दहेज के लिए अगर महिला सुसाइड कर लेती है तो क्या 304 बिल लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा सर। तो ऐसा क्यों प्रोविजन बनाया कि 7 ईयर्स तक है? अब 8वें साल में अगर सुसाइड कर लेती है डॉरी के कारण, तो 8वें साल में क्यों नहीं होना चाहिए 304 भी? है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, माइंड बॉगलिंग, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। पॉइंट इज कि दहेज की डिमांड शादी के शुरुआती दिनों में होगी या बाद में होगी? तो हाँ, तो प्रैक्टिकली जो है जो भी डिमांड होगा वो शादी के तुरंत बाद से ही शुरू हो जाता है। एंड 7 ईयर पीरियड इज ए लॉन्ग पीरियड। जो होना होगा 7 ईयर तक में हो जाएगा। जस्ट वी नेवर नो कि वहां पे माहौल क्या होगा। मतलब वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल। तो किडनैपिंग एब्डक्शन किया नहीं किया है, दोनों का डिफरेंस किया है सर, पूरा नहीं किया अच्छे से। आईपीसी में आपका ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन में आउटरेजिंग मोडेस्टी और रेप, नॉर्मली इनसे नहीं पूछा जाता है। रेप या आउटरेजिंग मोडेस्टी नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। इक्का दुक्का कभी ऐसे पूछा गया तो पूछा गया। और आउटरेजिंग मोडेस्टी से भी नॉर्मली नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग सारा कर ही रहे हैं। सिटीजन पूछा जा सकता है, प्रोमोटिंग कम्युनल हार्मोनी पूछा जा सकता है, तो और कल्पेबल होमिसाइड मर्डर। अभी किडनैपिंग एब्डक्शन कर लेते हैं, कोई ऑर्फन चाइल्ड है जिसका कोई लीगल गार्जियन नहीं है, क्या an orphan who does not have a legal guardian can he be kidnapped? अगर माइनर है तो? सर किडनैपिंग हमेशा लॉफुल गार्डियन से होती है, तो ऑर्फन के केस में उसका अबडक्शन होगा। हाँ, there is no lawful guardian, so an orphan even if minor cannot be said to be kidnapped. यस। एब्डक्शन, किडनैपिंग और एब्डक्शन में क्या अंतर है? सर पहला तो यही है कि किडनैपिंग हो सकती है माइनर के रेस्पेक्ट में, अनसाउंड पर्सन के रेस्पेक्ट में, लेकिन अबडक्शन किसी भी पर्सन के रेस्पेक्ट में हो सकती है। दूसरे किडनैपिंग लॉफुल गार्डियन से होती है, अबडक्शन के लिए गार्डियन से जरूरी नहीं होती। किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, अबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। और सर किडनैपिंग के रेस्पेक्ट में कंसेंट इमटेरियल होता है, लेकिन अबडक्शन में अगर जो पर्सन इंसाइटेड इंटाइस्ड है तो वो कंसेंट देता है, और अगर सच कंसेंट फ्री और वॉलंटरी होता है तो उसको कंडोन किया जा सकता है। हाउ एब्डक्शन इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस? पढ़ तो लिया, सही बता दिया, बट हाउ?
एक्शन वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। एज लॉन्ग फोर्स और डिसीट इज अप्लाइड, अगर आपने फोर्स हटा लिया तो एबडक्टेड आदमी एबडक्टेड कहा जाएगा या वो आजाद हो जाएगा? आजाद हो जाएगा सर। एवरी मोमेंट फोर्स एंड डिसीट इज अप्लाइड, देयरफॉर एबडक्शन इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो आईपीसी में हम लोगों का बच गया कल्पेबल होमिसाइड, बॉडी वाला बच गया सर। हाँ बॉडी वाला इंजुरी, वुमेन वाला, बॉडी वाला, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। आई होप एंड बिलीव कि कल मॉर्निंग में कंक्लूड कर देंगे। कल यस सर। आईपीसी कंक्लूड करके सीधे कॉन्स्टी पे चलेंगे। दोनों मेजर सब्जेक्ट है, आईपीसी और कॉन्स्टी। आज सीपीसी के मतलब ग्रुप वाला भी जो वीडियो है ना, ग्रुप में जो रात को होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो तुम्हारे स्पेशल मॉक में रह गया, वहां से हो जाएगा। आज जो क्वेश्चन पूछे थे रिप्रेजेंटेटिव सूट में, वो तुमसे नहीं पूछ पाया। रिप्रेजेंटेटिव सूट वाले क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल पूछ दिया, हल्का सा टेक्निकल था। नहीं, रिप्रेजेंटेटिव सूट वाला जो आज क्वेश्चन हुआ, यस सर। तो बाकी तो नॉर्मल तो तुम भी रेफर करोगे, देख लोगे। जो उसकी टेक्निकलिटीज है उनको कवर करवा दिया। हाँ सर। तो वो ज्यादा है ना, कम समय में हो गया कवर। इतना तो सोचते भी नहीं सर। क्यों? एक सीधा 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 भर लिए, उसके बाद उसके बियॉन्ड क्या होता उतना नहीं सोचते ही नहीं है। सीधे साधे क्वेश्चन का जवाब अगर आप सही दे रहे हो इफेक्टिवली, तो फिर वो घुमाने लगेंगे लेवल चेक करने के लिए। वो अचानक से ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेंगे, आपसे पहले शुरुआती नॉर्मल क्वेश्चन, सीधा साधा क्वेश्चन होगा। अगर उसमें आप सही हो तो फिर आपसे थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होने लगा, थोड़ा 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 बढ़ते जाएगा। और लास्टली ऐसा होगा कि एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो कोई भी आंसर नहीं कर पाता। 10 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 8 या 9 ही आंसर लोग कर पाते हैं। तो एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए। वो सिंपल फिर डिफिकल्ट फिर डिफिकल्ट, और एक जगह वो ले जाएंगे। एक ऐसा सवाल होगा जिसका आंसर गलत होना ही होना है। इंटेंशनली करते हैं सर ऐसा? नहीं, लगा हमको। ये कहना तो सही नहीं है कि इंटेंशनली करते हैं। मतलब वो जब ऐसा करते हैं तो समझो कि ऑलरेडी आपको 75 प्लस दे चुके हैं। तो अगर ऐसा करें तो अच्छी बात है, ऐसा करें। वाई हम इसे निगेटिव तरीके से लें, हम पॉजिटिव क्यों न लें? हाँ, उसका दूसरा साइड भी यही है सर। एग्जैक्टली यही है। हाँ। तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल आईपीसी कंक्लूड कर देंगे और कल शाम को कॉन्स्टी स्टार्ट कर देंगे। तो सब हो ही गया। आईपीसी कॉन्स्टी 2-3 दिन में हो जाएगा। आईपीसी हो ही गया, हिंदू लॉ हो ही चुका है, बच गया मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए और स्पेसिफिक रिलीफ। वो मेजर है स्पेसिफिक। पिछली बार तो हमारे ही बैचमेट से पूछे गए स्पेसिफिक रिलीफ पे क्वेश्चन, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड। वो तो पूछा ही जाएगा। वो तो स्पेसिफिक रिलीफ बहुत ही। अब ये भी पूछा गया स्टे और इंजंक्शन में क्या अंतर है, आपने क्लास में डिस्कस किया। हाँ, इसीलिए मतलब हम लोगों का ये पैकेज ऐसा है ना कि ये तो नहीं कह सकते हम लोग कि इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता। अरे कुछ भी पूछा जा सकता,
वी कांट से कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वी कैन से कि अगर इन वीडियोज को कोई फॉलो कर ले तो उसका बेहतर इंटरव्यू हो सकता है। ये बात तो है सर। हाँ, जीनियस नहीं बनना है, एवरेज में ही हम लोग खुश हैं। तो ठीक है, हाँ सर। बाय।